करण ने अपनी शर्ट उतारी और शावर ऑन किया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को दीवार से टिकाया और शावर की ओर अपना चेहरा करके खड़ा हो गया। शावर से पानी सीधे आकर उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसने जो कुछ भी रोहित से कहा वो सब सोचकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसके मसल्स फूलने लगे थे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बहुत जोर से दीवार पर दे मारी। करण ने गुस्से में खुद से कहा, क्यों क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों? नंदिनी के दिए धोखे के बाद मैंने जीना सीख लिया था और रिद्धिमा से होने जा रही मेरी शादी को ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर क्यों कल रात वो सब हुआ? क्यों वो लड़की मुझे मुझे मिली? क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कल रात उसके और मेरे बीच कुछ हुआ या नहीं? क्यों क्यों आप बार बार मेरी ही ज़िंदगी के साथ खेलते हैं? क्यों? कैसे कर लूँ मैं रिद्धिमा से शादी? कल अगर मेरी और रिद्धिमा की शादी के बाद वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो क्या करूँगा मैं? कैसे सामने करूँगा मैं रिद्धिमा और उसकी उस लड़की का? ये शादी होने से पहले मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि उस लड़की के फैसले पर ही अब मेरी ज़िंदगी टिकी हुई है। ढूंढना होगा मुझे उस लड़की को। ऋषभ अपने होटल के रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी लकी ने आकर कहा, ऋषभ उस कॉटेज से उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर ऋषभ के हाथ रुक गए। लकी ने डरते हुए कहा, ऋषभ उस कॉटेज के मालिक को कुछ नहीं पता। उसका कहना है कि वो लोग बर्फबारी से बचने के लिए वहाँ रुके थे और सुबह होते ही वो लोग वहाँ से चले गए। उसने ये भी बताया कि जो लड़की रात में बर्फ़ के तूफान में खोई थी वो सुबह उन लोगों को मिल गई थी। उस लड़की के मिलते ही वो सब चले गए। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर फेंक दिया और उठकर लकी की गर्दन पकड़कर गुस्से में बोला, इस बार अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम सबकी लाश भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस शहर का एक एक कोना छान मारो, धरती खोदो या आसमान फाड़ो, पर उस लड़की को यहाँ लेकर आओ, समझे तुम? इतना कहकर ऋषभ ने लकी की ओर गर्दन छोड़कर उसे धकेल दिया। लकी कुर्सी से जा टकराया। ऋषभ ने गुस्से में कहा, जाकर उस लड़की को ढूंढो, जाओ। ऋषभ को गुस्से में देखकर लकी वहाँ से तुरंत भाग गया। उसके जाते ही होटल का मैनेजर भागता हुआ ऋषभ के रूम में आकर बोला, साहब जल्दी चलिए, ओ नीचे। क्या हुआ नीचे? ऋषभ ने मैनेजर की ओर देखकर पूछा। मैनेजर ने तुरंत कहा, होटल के नए मालिक ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और आपको 5 मिनट में पहुंचने के लिए कहा है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर मैनेजर चला गया। उसके जाते ही ऋषभ ने उसके पास रखी टेबल से फ्लावर पॉट उठाकर दरवाजे के पास की दीवार पर दे मारा और कहा, करण। इधर करण अपने होटल के कॉन्फ्रेंस में कुर्सी पर बैठा ऋषभ के आने का इंतज़ार कर रहा था। बाकी सब लोग आ चुके थे, बस एक वही नहीं था। 5 मिनट होते ही करण उठकर खड़ा हुआ और बोला, आई एम श्योर कि मुझे आप सबको अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आप सबको ये बात पता चल चुकी होगी कि अब मैं इस होटल का 70% का शेयर होल्डर हूँ, यानी होटल डायमंड का मालिक। इसलिए आज से आप सब मेरे अंडर काम करेंगे और मेरे ही आर्डर्स फॉलो करेंगे। मिस्टर ऋषभ खुराना को अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे ऐसे लोग ज़रा भी पसंद नहीं हैं जो अपने काम के प्रति ईमानदार ना हों और वक्त की कद्र न जानते हों। इसलिए आज के बाद ऋषभ खुराना इस होटल की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। करण ने टेबल पर रखा रिमोट उठाकर प्रोजेक्ट ऑन किया तो स्क्रीन पर एक बड़े से होटल का मॉडल नजर आया। करण ने उसकी ओर देखकर कहा, ये जो आप स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, ये उस होटल का मॉडल है जो इस होटल के ठीक सामने खड़ा होने जा रहा है। इसे देखकर आप ये समझ ही चुके होंगे कि ये शिमला का सबसे बेस्ट होटल होने जा रहा है। इसलिए मैं अपने खरीदे इस होटल में भी कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैनेजर ने तुरंत पूछा, कैसे चेंजेस सर? करण ने अपना पूरा प्लान
सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया। सब लोग करण से बहुत एक्सप्रेस हुए। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चली पर ऋषभ नहीं आया। करण ने मीटिंग खत्म करते हुए कहा, आज के बाद इस होटल में काम ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे मैंने आज सबको समझाया है। जब तक सामने बनने जा रहे होटल का काम चलेगा, हफ्ते में 1 या 2 बार मैंने आना होता रहेगा। इसलिए आप सबके काम पर मेरी नज़र बनी रहेगी। अगर आप में से कोई भी अपने काम में लापरवाही करता नजर आया तो वो खुद को इस होटल से तुरंत बाहर पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सब एक सुर में बोले, जी सर, गुड। इतना कहकर करण जाने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए और उसने सबसे कहा, आज के बाद आप सब मेरे दिए आर्डर फॉलो करेंगे। ऋषभ खुराना अब इस होटल के रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर वो इस होटल में कुछ भी करते हैं तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे और जब तक मैं इजाज़त न दूं उसका कोई भी आर्डर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। इज डेट क्लियर? यस सर। सबने फिर से एक साथ कहा। करण ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से चला गया। इधर मधु और मीरा अपने सारे दोस्तों के साथ होटल डायमंड डिनर के पहुँची। मधु ने गाड़ी के बाहर आते ही पूछा, मीरा, क्या हमारा यहाँ डिनर करने आना ज़रूरी था? मेरा खाने खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। ये सुनकर समीर ने तुरंत कहा, इसलिए ही तो हम सब तुझे यहाँ लाए हैं ताकि तू कल रात की बात हमेशा के लिए भूल जाए और फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगे। समीर के इतना कहते ही मधु को एक बार फिर से बीती रात के लम्हे याद आने लगे और उसके चेहरे की उदासी और बढ़ गई। मीरा ने जैसे ही मधु को परेशान देखा तो कहा, मधु, चल वो वाली टेबल पर बैठते हैं। हाँ, वो जगह बेस्ट है। विनय के इतना कहते ही सब लोग उस टेबल की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक मीरा से एक वेटर हाथ में ट्रे लिए आ टकराया और मीरा की ड्रेस पर आइसक्रीम गिर गई। मीरा ने अपनी ड्रेस की ओर देखकर कहा, सिट। आई एम सॉरी मैम, वेटर ने डरते हुए कहा। मीरा ने पास की टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और अपनी ड्रेस साफ करते हुए बोली, इट्स ओके। वॉशरूम किस तरफ है? बेटा ने इशारा करके कहा, वो सामने से लिफ्ट। ठीक है, तुम जाओ। मीरा के इतना कहते ही वेटर चला गया। मीरा ने मधु से कहा, मधु, तू सबके साथ वहाँ जाकर बैठ, मैं बस ये साफ करके आती हूँ। मधु ने तुरंत कहा, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। मीरा ने मधु के गाल को छूकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तू बैठ। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। इतना कहकर मीरा चली गई। सिया ने जैसे ही मधु को मीरा के लिए परेशान देखा तो कहा, मैं जाती हूँ मीरा के साथ। इतना कहकर सिया भी मीरा के पीछे चल दी। विनय ने मुस्कुराते हुए मधु से कहा, चल मधु, हम वहाँ बैठते हैं। मधु ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ टेबल की ओर बढ़ने लगी। उसके ठीक सामने से करण होटल के मैनेजर से बात करते हुए चला आ रहा था। मधु के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। वो बीती रात के हादसे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रही थी और करण भी मैनेजर से बात करते हुए सामने से चला आ रहा था। दोनों बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। मधु अपने दोस्तों के साथ अपने टेबल के पास जाकर बैठ गई और करण मधु की ओर पीठ करके खड़ा होकर होटल के मैनेजर से बात करने लगा। विनय ने मधु को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ मधु, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मधु ने जवाब दिया। विनय ने मधु की ओर देखकर पूछा, अच्छा बता, क्या खाएगी? मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मीरा आ जाए फिर ऑर्डर करते हैं। विनय ने सिर हिला दिया और मेनू कार्ड देखने लगा। समीर भी सुप्रिया से बात करने में बिजी था। मधु ने अपनी नज़रें घुमाकर होटल को देखा। अचानक से उसकी नज़र दीवार पर लगे एक बड़े आईने पर पड़ी, जिसमें से उसे ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने करण नजर आया। उसे देखते ही मधु हैरान हो गई। मधु ने तुरंत पलट कर देखा तो करण खड़ा मैनेजर के होटल दिखाते हुए कुछ समझा रहा था। उसे देखकर मधु को
करण से हुई अपनी हर मुलाकात याद आने लगी। बात करते करते करण की नज़र मधु पर पड़ी ही थी कि मधु ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। करण ने कुछ पल सोचा और फिर से मैनेजर से बातें करते हुए बोला, कल मेरा एक दोस्त यहाँ आ रहा है। वो इस होटल का इंटीरियर फिर से करेगा। मुझे अब यहाँ हर चीज़ मेरे मुताबिक चाहिए। जी सर, मैनेजर ने तुरंत कहा। करण ने एक बार फिर पलट कर मधु की ओर देखा, पर मधु उसकी ओर पीठ करके बैठी थी, इसलिए करण को मधु का चेहरा नज़र नहीं आया और वो मैनेजर के साथ बात करते हुए उसके केबिन की ओर चला गया। उसके जाते ही मधु ने मन ही मन खुद से कहा, हे भोलेनाथ, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्यों मेरी किस्मत मुझे बार बार इसके सामने ले आती है? क्यों? मधु, मीरा ने मधु के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मीरा ने चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं तुझे यहाँ लेकर इसलिए आई हूँ ताकि तेरे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आए, और तू है कि अभी भी परेशान ही है। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। तू मेरी इतनी फिक्र करती है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। शट अप मधु, मीरा ने गुस्से में कहा। बाकी सबको हंसी आ गई। मधु ने मीरा की बाह पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मुझे भूख लगी है, खाना ऑर्डर करें। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु के हाथ में मेनू कार्ड देते हुए कहा, ये ले, ऑर्डर कर। और प्लीज़ दाल बाटी ऑर्डर मत करना, क्योंकि यहाँ की दाल बाटी में इंदौर जैसा टेस्ट नहीं होगा। इतना सुनते ही सबको हंसी आ गई और मधु ने गुस्से में मेनू कार्ड मीरा के सिर पर मारते हुए कहा, ये ले, खाना तू खुद ही ऑर्डर कर दे। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को साइड से कसकर पकड़ लिया। सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। इधर करण मैनेजर के साथ अपने केबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि ऋषभ उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपने दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे। ये देखकर मैनेजर हैरान हो गया और करण को भी बहुत गुस्सा आया। ऋषभ ने करण को देखते ही शराब की बोतल खोली और एक घूंट पीकर बोला, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। करण ने ऋषभ को घूरते हुए मैनेजर से कहा, तुम जाओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी भेजो। जी सर। इतना कहकर मैनेजर चला गया और उसके जाते ही करण ऋषभ की ओर बढ़ा। उसने ऋषभ की चेयर के व्हील पर अपना एक शूज रखा और उसे बहुत ज़ोर से पीछे धकेल दिया। ऋषभ की चेयर पीछे दीवार से जा लगी और ऋषभ जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। ऋषभ के गिरते ही करण ने वो चेयर पकड़ी और चेयर पर बैठते हुए कहा, इस होटल का ऑनर अब करण खुराना है, इसलिए आगे से इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कभी मत करना, क्योंकि अगर कोई मेरी कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता है तो इसी तरह जमीन पर पड़ा होता है, जानते हो ना तुम। ऋषभ गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़े झटकते हुए बोला, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी कुर्सी पर बैठना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जब तक मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ नहीं छीन लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। करण ने खड़े होकर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, ऋषभ, वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, उसे दरवाज़ा कहते हैं, जिसे खोलकर तुम्हें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा ख़राब दिमाग और ख़राब हो गया तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम मेरे ताऊ जी के बेटे और मेरे भाई हो, और फिर मैं तुम्हें इस होटल के सिक्योरिटी गार्ड से कहकर होटल से बाहर फिकवा दूँगा। वैसे तुम जैसे इंसानों से शराफत से बात करना मुझे नहीं आता, पर तुम रिश्ते में मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुमसे शराफत से कह रहा हूँ कि अगर इस होटल के 30% के पार्टनर बने रहना चाहते हो तो मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना और मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इस होटल की अपनी 30 हिस्सेदारी भी मुझे दे दोगे, और फिर मैं तुम्हें खुद इस होटल से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा और करण ने उसे घूरते हुए कहा, गेट आउट। ऋषभ अभी भी गुस्से में
उसे घूर रहा था। करण फिर से गुस्से में चीखा, लगता है तुमने सुना नहीं, गेट आउट आउट। ऋषभ ने गुस्से में केबिन का दरवाज़ा खोला और जैसे ही जाने लगा तभी वेटर वहाँ करण के लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। ऋषभ ने गुस्से में ट्रे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि सब कुछ जमीन पर गिरकर टूट गया। वेटर घबरा गया पर करण ने रिएक्ट नहीं किया। ऋषभ करण को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। वेटर ने डरते हुए कहा, सॉरी साहब, मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी ले आता हूँ और क्लीनिंग स्टाफ से कहकर ये अभी साफ़ करवा देता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? करण ने वेटर से पूछा। वेटर ने ना में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। इधर मधु और उसके सारे फ्रेंड्स डिनर कर रहे थे। सुप्रिया ने खाना खाते हुए मधु से पूछा, मधु, रोहित हम में से किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई क्या उससे? रोहित का नाम सुनकर मीरा की चम्मच उसके हाथ में ही रह गई और वो रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। मधु ने सुप्रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, आज सुबह जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया था, पर उसके बाद रोहित का कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मीरा, रोहित ने तुमसे भी कोई बात नहीं की? विनय ने खाना खाते हुए पूछा। मीरा ने बिना कोई जवाब दिए बस ना में अपना सिर हिला दिया और खाना खाते हुए रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। उसे याद आ रहा था कि रोहित ने उसे गोद में उठाया था और कैसे उसने मधु के न मिलने पर उसका ख्याल रखा था। सिया ने मीरा को मुस्कुराते देखा तो पूछा, मीरा, तू क्यों मुस्कुराई जा रही है? कुछ नहीं, मेरा खाना हो गया है, अब मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अगर आप सबका डिनर हो गया हो तो हम आइसक्रीम ऑर्डर करें? मीरा ने बात बदलते हुए पूछा। मधु ने झट से कहा, मेरे लिए पिस्ता आइसक्रीम? बिल्कुल नहीं, तेरी तबीयत खराब है तो तू आइसक्रीम नहीं खाएगी, समझी? मीरा के इतना कहते ही मधु ने मुंह बना लिया और अपना सूप खत्म करने लगी। सब मधु का चेहरा देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी सिया ने पूछा, कहीं रोहित वापस इंदौर तो नहीं चला गया? ये सुनकर मीरा और मधु दोनों ही सोच में पड़ गई। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं सिया, वो हमें बिना बताए नहीं जा सकता है, शायद उसे कई काम होगा। रोहित ने बताया तो था कि वो अपने दोस्त के होटल के भूमि पूजन में यहाँ आया है। हो सकता है कि आज भूमि पूजन हो इसलिए वो वहाँ बिजी हो सकता है। वैसे रोहित की कंपनी है बड़ी जमेदार, मज़ेदार। एक ही दिन में हम सब उसे मिस कर रहे हैं। विनय ने तुरंत कहा। ये सुनकर मीरा फिर से मुस्कुराने लगी और उसने वेटर को आवाज़ लगाई। वेटर मीरा के पास आकर खड़ा हो गया और उसने वेटर को सबके लिए आइसक्रीम लाने को कहा। सब वेटर को अपना अपना पसंदीदा फ्लेवर बताने लगे। मधु मुँह बनाकर सबके चेहरे देख रही थी। सबके ऑर्डर लेने के बाद वेटर जाने लगा तो मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। वेटर रुक गया और पलटकर फिर से मीरा के पास आकर खड़ा हो गया। मीरा ने मधु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक पिस्ता आइसक्रीम भी ले आइएगा। ये सुनकर मधु ने कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर मीरा को साइड से हक किया। मीरा भी मुस्कुराने लगी। इधर करण ने अपनी चेयर पर बैठते ही रिहान को कॉल किया। हेलो, रिहान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। करण ने तुरंत पूछा, तुम्हारे आदमियों को उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? रिहान ने अपनी चेयर से उठकर टहलते हुए कहा, कल बर्फ़ के तूफान में एक लड़की मिसिंग हुई थी। ये सुनते ही करण की आंखों में जैसे चमक आ गई हो। उसने कुर्सी से उठकर तुरंत कहा, रिहान, ये ज़रूर वही लड़की होगी जो कल रात मेरे साथ थी। मुझे उस लड़की से मिलना है अभी और इसी वक्त। फिलहाल तू उस लड़की को नहीं मिल सकता करण, रिहान ने परेशान होकर कहा। ये सुनते ही करण ने परेशान होकर पूछा, मतलब? रिहान कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, बर्फबारी से बचने के लिए कल रात बहुत से स्टूडेंट ने वहाँ के कॉटेज में शरण ली थी। वो लड़की भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी, पर बर्फीले तूफान की वजह से वो नीचे जा गिरी। उसके दोस्तों ने पहाड़ी के लोगों की मदद से उस लड़की को बहुत ढूंढा, पर वो लड़की नहीं मिली। रात में पहाड़ी पर न बिजली थी
और ना ही मोबाइल का नेटवर्क, इसलिए वो लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सके। इतनी बर्फबारी में पहाड़ी से नीचे आकर पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते थे। पर सुबह होते ही वो लोग कंप्लेन करने आ ही रहे थे कि वो लड़की उन्हें सही सलामत मिल गई और वो लोग वहाँ से चले गए। बस यही पता चला है वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था और वो कहाँ से आई थी, कुछ पता नहीं चल पाया। ये सुनकर करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। रिहान ने फिर से कहा, तेरे लिए अच्छी बात यह है करण की वो लड़की बिल्कुल ठीक है और सही सलामत अपने अपनों के पास पहुंच गई है। करण खुद को संभालने के लिए चेयर पर बैठा और बोला, पर रिहान, तुझे फिर भी उस लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि कल रात की बात जब वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बताएगी तो शायद उसकी ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल ना हो। उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर उसने ये बात किसी को न बताने का फैसला किया हो तो? रिहान ने पूछा। रिहान का सवाल सुनकर करण सोच में पड़ गया। रिहान ने उसे समझाते हुए कहा, करण, मुझे लगता है कि वो लड़की ये समझ गई कि तूने वो जो भी कुछ भी किया था उसे बचाने के लिए किया था, इसलिए उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, और इसलिए अब तुझे भी सब कुछ भूलकर इंदौर लौट जाना चाहिए और अपनी और रिद्धिमा की सगाई की तैयारियां करनी चाहिए। रिहान की बात सुनकर करण परेशान होकर सोच में पड़ गया। रिहान ने फिर से कहा, प्लीज करण, समझने की कोशिश कर। मेरे आदमियों ने पहाड़ी पर खुद जाकर सबसे पूछताछ की है, कोई उस लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट कॉटेज के मालिक ने भी उस लड़की को नहीं देखा, इसलिए उस लड़की का मिलना मुश्किल है। और फिर अगर वो लड़की कल की रात भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो तुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे वापस जाने के बाद भी मैं उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर किसी लड़की ने आकर कल रात के हादसे की कोई भी कंप्लेन की तो मैं तुझे तुरंत इन्फॉर्म करूँगा, प्रॉमिस। करण ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिहान ने फिर से पूछा, तू सुन रहा है ना? जब करण की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रिहान ने अपना फ़ोन देखकर कहा, काट दिया। ऋषभ वहीं होटल में बने बार में खड़ा शराब पिए जा रहा था। करण के बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में एक बोतल उठाई और फिर ज़मीन पर दे मारी। ये देखकर एक वेटर दौड़ता हुआ आया और बार काउंटर पर खड़े आदमी से आहिस्ता से बोला, होटल के नए मालिक ने कहा है कि अगर ऋषभ साहब इस होटल में एक कप चाय भी पिए तो उनसे उसके पैसे लिए जाएं, तो शराब का बिल भी इनसे ले लेना है। वेटर की कही बात ऋषभ ने सुन ली और उसने गुस्से में उस वेटर की कॉलर पकड़कर कहा, नहीं देना मुझे कोई पैसे, जाकर बोल दे उस करण खुराना से, जा रहा हूँ मैं बिना बिल चुकाए। कह दे उस करण से कि अगर है हिम्मत तो आकर ऋषभ खुराना को रोक ले। इतना कहकर ऋषभ ने काउंटर से एक और बोतल उठाई और वहाँ से जाने लगा। ये देख वेटर भी करण के केबिन की ओर दौड़ा। इधर मधु अपने सारे दोस्तों के साथ होटल के रिसेप्शन के पास पहुंची तो सुप्रिया ने मीरा से कहा, तुम सब चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। इतना कहकर सिया भी सुप्रिया के पीछे चल दी। समीर ने मीरा से कहा, तुम दोनों सिया और सुप्रिया का यहीं इंतज़ार करो, हम दोनों गाड़ी लेकर आते हैं। मीरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया तो दोनों चले गए। उनके जाते ही मधु ने मीरा से कहा, मीरा, मैं उसे देखा। किसे? मीरा ने हैरानी से पूछा। मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा, करण खुराना को। करण का नाम सुनते ही मीरा की हंसी छूट गई और वो हंसने लगी। मधु ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही ये मेरा वहम है, मैंने सच में उसे यहाँ देखा है जब तू वॉशरूम गई थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है भोलेनाथ का कि तू नॉर्मल हो गई है और कल रात के हादसे को भूलकर एक बार फिर तू उस करण खुराना में खो गई है। शट अप मीरा, मधु ने गुस्से में कहा और जाने लगी तो मीरा ने उसकी बाह पकड़ कर कहा, आई एम सॉरी बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी।
मधुकरण यहाँ कैसे हो सकता है? पहले तुझे वो दिल्ली वाला रावण नजर आया, फिर तूने कल रात वाले लड़के का चेहरा भी नहीं देखा, और अब तुझे करण खुराना नजर आ रहा है। आई थिंक कि तुझे रेस्ट की ज़रूरत है। चल गेस्ट हाउस चलते हैं, वहाँ तू अपनी मेडिसिन लेकर आराम करेगी। और फिर सुबह हम। इतना कहते ही मीरा की नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो सामने से हाथ में शराब की बोतल लिए चला आ रहा था। ऋषभ की ओर मधु पीट करके खड़ी थी, इसलिए मधु को ऋषभ नजर नहीं आया। उसे देखकर मीरा के चेहरे के रंग उड़ गए और वो मधु की ओर देखने लगी। मधु ने जब उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? अचानक से चुप क्यों हो गई? मीरा कोई जवाब देती इसके पहले मीरा ने ऋषभ को मधु के बहुत करीब आते देखा। मीरा ने मधु की बाह पकड़कर उसे पलट दिया और अपना चेहरा भी मधु की आड़ में छिपा लिया। ऋषभ मधु और मीरा के पास से निकल गया। मधु ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मीरा? मीरा कुछ कहती उसके पहले ही कुछ कदम चलकर ऋषभ के कदम अचानक रुक गए। ऋषभ ने मन ही मन खुद से कहा, ये परफ्यूम की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऋषभ के रुकते ही मीरा ने घबराकर मधु से कहा, मधु मैं अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल आई हूँ, चल लेकर आते हैं। इतना कहकर मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उसे दौड़ती हुई वहाँ से ले गई। ऋषभ ने पलट कर पीछे देखा तो वहाँ बेटर और कुछ लोग नजर आए। ऋषभ ने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई और शराब पीते हुए उस ओर बढ़ने लगा जहाँ से उसे परफ्यूम की खुशबू आई थी। मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा हुआ था और वो घबराई हुई सी तेजी से चली जा रही थी। मधु ने उसके साथ चलते हुए कहा, मीरा थोड़ा धीरे चल, मैं इतना तेज नहीं चल पा रही हूँ। ये सुनकर मीरा धीरे धीरे चलने लगी। मधु चारों ओर अपनी नज़रें घुमाकर होटल को देखने लगी। मीरा ने मधु की ओर देखकर मन ही मन कहा, ओह गॉड, इसका मतलब कि मधु ने सच में परसों बाजार में उस राक्षस को ही देखा था। कल रात जो हुआ उसके बाद अगर मधु ने इसे देख लिया तो ये खुद को कभी संभाल नहीं पाएगी। हे भगवान, प्लीज़ आज हमें बचा लो। मैं मधु को लेकर कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। प्लीज़ मधु उस राक्षस को ना देखने पाए। प्लीज़ भगवान कुछ करिए प्लीज़। मीरा और मधु दोनों अपनी टेबल के पास पहुंची तो मधु ने टेबल पर देखते हुए कहा, यहाँ तो तेरा फ़ोन नहीं है। ओह हाँ, याद आया, मैंने तो मेरा फ़ोन बैग में रख लिया था। मीरा ने मासूमियत से कहा। मधु ने गुस्से में कहा, मीरा तू भी ना बेवजह मुझे दौड़ाया। मीरा के ने इतना जवाब दिया। अपना शॉल जो उसने ओढ़ रखा था मधु को ओढ़ाया और शॉल से उसका चेहरा आधा ढकते हुए बोली, यहाँ तो एसी चल रहा था पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए अच्छे से ओढ़ ले वरना फिर से फीवर हो जाएगा। मधु ने शॉल अपने सिर से हटाते हुए कहा, मीरा मैंने स्वेटर और टोपी दोनों ही पहन रखी है, इसलिए इस शॉल को तू ही ओढ़। इतना कहकर मधु ने अपने ऊपर से शॉल हटाया और फिर से मीरा को ओढ़ाते हुए बोली, अब चल, सब हमें ढूंढ रहे होंगे। मधु ने मीरा का हाथ पकड़ा और फिर बाहर की ओर चलने लगी। मीरा ने चलते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान प्लीज़ कुछ करिए। इधर ऋषभ उन दोनों को देखते हुए उसी ओर बढ़ा रहा था जिस ओर से मधु और मीरा चली आ रही थी। मधु होटल में लगी पेंटिंग्स देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक मीरा की नज़र सामने से आ रहे ऋषभ पर पड़ी। उसे देख मीरा की जान हलक में अटक गई, पर इससे पहले ही कि ऋषभ उन लोगों को देख पाता, करण ने पीछे से आकर ऋषभ की बाह पकड़ी और उसे अपनी ओर घुमाकर गुस्से में कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें साफ सुथरे शब्दों में समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना कि मुझे तुम्हें उठाकर इस होटल से बाहर फेंकना पड़ जाए, पर तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। ऋषभ के पलटते ही मीरा की जान में जान आ गई, पर उसे करण नजर नहीं आया। मीरा ने तुरंत मधु का हाथ पकड़ा और उसे लेफ्ट साइड के गलियारे में ले जाते हुए बोली, मधु यहाँ से चलते हैं, यहाँ और भी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई हैं। मधु मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी और मुड़ते ही मीरा ने गहरी सांस ली। ऋषभ ने गुस्से में करण से अपनी बाह छुड़ा कर कहा, तूने खुराना कंस्ट्रक्शन की एमडी की कुर्सी पर बैठकर मेरा बचपन का सपना मुझसे छीन लिया है और आज इस होटल में घुस आया है। वादा करता हूँ तुझसे एक दिन तुझसे तेरा
सब कुछ छीन लूँगा, सब कुछ। इतना कहकर ऋषभ गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे पास है ही क्या जो तू मुझसे छीनेगा, इतना कहकर करण भी बाहर की ओर चल दिया। मीरा और मधु को बाहर आते देखकर समीर ने आगे बढ़कर मीरा से पूछा, यार तुम दोनों कहाँ गायब हो गई थी? कब से वेट कर रहे हैं हम तुम दोनों का। आई एम सॉरी समीर। वो मीरा को लगा कि उसका फ़ोन टेबल पर ही रह गया है। मधु ने मीरा के कुछ कहने से पहले ही जवाब दिया। समीर ने गाड़ी का डोर खोलते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। समीर के इतना कहते ही दोनों गाड़ी में बैठ गई। समीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई और इधर बर्फ भी गिरने लगी। समीर बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने पूछा, क्या हुआ समीर? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मीरा, पर ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। समीर ने फिर से ट्राई करते हुए कहा। ये सुनकर सिया बहुत खुश हुई और तुरंत बोली, मज़ा आ गया। सब उसे हैरानी से देखने लगे तो सिया ने तुरंत कहा, अरे अगर हम शिमला आए हैं तो एक दिन यहाँ के होटल में रुककर एंजॉय करना तो बनता है ना। कितना शानदार होटल है, प्लीज़ हम लोग आज इसी होटल में रुकते हैं। गुड आइडिया, आज हम सब यहीं रुकते हैं, विनय ने तुरंत कहा। मीरा ने परेशान होकर कहा, जी नहीं, हम वापस गेस्ट हाउस ही चलेंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये सुनकर सब लोग मीरा को हैरानी से देखने लगे। जब मीरा ने सबको इस तरह से खुद को देखते देखा तो फिर से कहा, मेरा मतलब है कि हम ऑटो से भी तो चल सकते हैं, यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। बर्फ़ गिरते देख एक बार फिर मधु को बीती रात याद आने लगी। उसे फिर से घबराहट होने लगी और वो गाड़ी से बाहर आकर बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आज यहीं रुकते हैं। ये सुनकर मीरा भी तुरंत बाहर आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसे जाते देख मीरा की जान में जान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मधु की बाह पकड़ते हुए कहा, हाँ मधु, हम आज रात इसी होटल में रुकेंगे, चल। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर से होटल के अंदर आए। समीर ने विनय से कहा, मैं देखता हूँ कि यहाँ रूम अवेलेबल है या नहीं। तू गेस्ट हाउस फ़ोन करके किसी को बुला ताकि वो गाड़ी ठीक करवा सके। ओके, इतना कहकर विनय गेस्ट हाउस में फ़ोन करने लगा और समीर ने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या हमें आज 2 रूम मिल सकते हैं? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, आप बहुत लकी हैं सर, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही 3 रूम खाली हुए हैं। गेस्ट ने थोड़ी देर पहले ही चेकआउट किया है। ग्रेट, तो फिर तीनों रूम दे दीजिए, समीर ने तुरंत कहा। रिसेप्शनिस्ट ने समीर से उसका आईडी प्रूफ लिया और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे। सिया, सुप्रिया, मीरा और मधु वहीं सोफे पर बैठ गई। मीरा ऋषभ के बारे में सोचकर परेशान थी तो मधु कल रात के बारे में सोचकर। मीरा ने मन ही मन कहा, आज अगर मैंने मधु को बता दिया कि मैंने उस गुंडे को देखा है तो मधु भी परेशानी और बढ़ जाएगी। कल रात जो कुछ हुआ उस हादसे से बाहर आने में ही मधु को वक्त लगेगा। ऐसे में अगर मैंने उसे कुछ बताया तो वो और घबरा जाएगी। अच्छा यही होगा कि मैं मधु को कुछ न बताऊं। समीर रूम की कीज लेकर मीरा के पास आया और चाबी देते हुए कहा, मीरा, ये तेरे और मधु के रूम की चाबी है और सिया, ये तुम दोनों के रूम की चाबी। तीनों रूम साथ ही हैं। 5th फ्लोर पर रूम नंबर 302, 303, 304 हमारे हैं। तुम चारों जाकर रेस्ट करो, मैं और विनय भी आते हैं। ओके, इतना कहकर चारों उठकर लिफ्ट की ओर बढ़ी। मीरा ने लिफ्ट को नीचे लाने के लिए बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट खुली तो मीरा और मधु की नज़र करण पर पड़ी, जो फ़ोन पर बात करते हुए लिफ्ट से बाहर आया। करण अपनी मम्मा से बात करने में बिजी था कि उसने मधु को देखा ही नहीं और चला गया। मीरा करण को देखकर शॉक्ड हो गई और उसने हैरानी से मधु की ओर देखा। कहा था ना मैंने। मीरा से इतना कहकर मधु बाकी सब के साथ लिफ्ट में आ गई। मीरा भी करण को जाते देख लिफ्ट में आई और फिर से मधु को देखने लगी और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए और प्लीज़
फ़ोन रखिए क्योंकि मुझे बहुत काम है। करण ने इतना ही कहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे ऐसा लगा शायद उसने अभी अभी लिफ्ट के बाहर मधु को देखा था। करण तुरंत पलटा और लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए बोला, मम्मा, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। शालिनी कुछ कह पाती उसके पहले ही करण ने कॉल कट कर दिया और लिफ्ट की ओर दौड़ा।